नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं साहित्य से दोस्ती, और हमारे साथ एक बहुत ही मकबूल शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं। गोपाल प्रधान जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में हिंदी की प्रोफेसर हैं। पिछले 18 सालों से 19 सालों से लगभग शिक्षण के पेशे में हैं। अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में उसके फाउंडर एक तरह से उस समय में रहे हैं, और उसके बाद असम विश्वविद्यालय सिलचर में आपने 5 साल अपनी सेवाएं दी हैं, और पिछले 13 सालों से अम्बेडकर विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। बहुत सारी किताबें अभी तक आपकी प्रकाशित हैं। अनुवाद के क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है। रविंद्रनाथ का शिक्षा दर्शन, ये आपका अनुवाद है। कला का इतिहास दर्शन, समाजशास्त्र, आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता, कार्ल मार्क्स के आखिरी दिन, प्रथम इंटरनेशनल की कहानी, और वर्जीनिया वुल्फ का अपना कमरा, ये आपने कुछ अनुवाद किए हैं। बहुत ही बेहतरीन अनुवाद हैं। मूल पुस्तकें जो आपकी हैं वो छायावादीन युगीन साहित्यिक वाद विवाद पर है। हिंदी नवरत्न है, अभी हम जानेंगे कि नवरत्न कौन कौन है। और कोरोना काल के विमर्श पर भी आपने किताब लिखी है, क्योंकि वो फुर्सत के क्षण थे, डर और भय के क्षण भी थे, फुर्सत के भी थे। तो उसमें जो भी विमर्श हो रहा था सोशल मीडिया में, वो आपने शायद दर्ज किया होगा। और नई सदी में मार्क्सवाद भी एकदम लेटेस्ट रचना आपकी आई है। तो बहुत सारी बातें आज हम कोशिश करेंगे कि अपने श्रोताओं तक कुछ सरल भाषा में पहुंचा पाएं। हमारे श्रोता कुछ उसमें साहित्य सुधीजन भी हो सकते हैं, कुछ एकदम ग्राउंड स्तर के लोग होंगे, तो कुछ सरल सी बातें करेंगे। तो गोपाल प्रधान जी, बहुत स्वागत। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी रेडियो स्टेशन में आप इस वक्त पे मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मुझे तो सबसे पहले परिचय, जब मैंने देखा कि वर्जीनिया वुल्फ का आपने अ रूम ऑफ वंस ओन जो है आपने अनुवाद किया है, तो पिछले 20 सालों से तो ये किताब हमारे घर पे है। तो बहुत शुरुआती अनुवाद मुझे आपका ये लग रहा है। तो जिज्ञासा हो रही है, यहीं से शुरुआत करते हैं कि कैसे इस नारीवादी हमारी जो सिद्धांतकार है वर्जीनिया वुल्फ, इसको अनुवाद करने की कैसे सोची आपने? देखिए, संवाद प्रकाशन एक प्रकाशन था, और संवाद प्रकाशन के जो संचालक थे आलोक श्रीवास्तव, तो उनसे मेरी मित्रता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के दिनों की थी। जब मैं शाहजहांपुर में पढ़ा रहा था तो वहाँ मेरे पास करने के लिए कुछ काम नहीं था। मुझसे मिलने के लिए वो आए वहाँ पर, और उन्होंने प्रस्तावित किया कि आप इस पुस्तक का अनुवाद कर दीजिए। मुझे इसलिए उसमें अच्छा लगा, मजा आया। लगभग 3 महीने में वो अनुवाद समाप्त हुआ। तो उसका कारण यह था कि वर्जीनिया वुल्फ ने स्त्री लेखन के संबंध में बड़ी मौलिक किस्म की बातें अपनी उस पुस्तक में लिखी हैं। जी। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि जो स्त्री है, तो उसने जब लिखना शुरू किया तो समाज का इतना गहरा दबाव था कि कई बार वह अपने नाम से नहीं छपवा पाती थी। छद्म नामों से लिखा करते थे, पुरुष जैसे नामों से, जैसे जॉर्ज एलियट का मिडिल मार्च। आप जानती होंगी कि ये जॉर्ज एलियट पुरुष नाम हुआ, जबकि वो स्त्री की लिखा हुआ उपन्यास है। और उसका कारण उन्होंने यह बताया है कि जो पूरा समाज था, उस पूरे समाज में स्त्री लिख भी सकती है, यह बात ही एक तरह से अजीब किस्म की मानी जाती थी। तो ये शुरुआत जो हुई स्त्री लेखन की। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है वह यह, और जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है वह यह, और जो हम रोज रोज के अपने आप भी देखती ही होंगी, सारा घर स्त्री का है, लेकिन उसका अपना कहने वाला कोई कमरा नहीं है। किसी भी घर में जब हम जाते हैं तो स्त्री आमतौर पर थोड़ी देर के लिए बैठेगी और फिर तुरंत उठ जाएगी कि अच्छा चाय बना के लाती हूँ। तो एक तरह से जो पूरा घर है उसमें एक अदृश्य किस्म का श्रम विभाजन काम करता रहता है। तो इस नाते से मुझे बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लगी कि वो स्त्री की स्थिति को बहुत ही मौलिक ढंग से, बहुत ही सृजनात्मक तरीके से वो पेश करती है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण लगी, जिसके कारण मुझे लगा कि उसका अनुवाद आना चाहिए, वह यह कि उन्होंने ये कहा कि जो वाक्य रचना है, तो आप पुरुष लेखक की वाक्य रचना देखिएगा
स्त्री लेखक की वाक्य रचना देखिएगा तो उसमें बुनियादी भेद दिखाई पड़ेगा। कारण यह है कि पुरुष के पास इतनी फुर्सत होती है कि वह एक व्याकरणिक रूप से सही और शुद्ध वाक्य बना सकता है। स्त्री के लिखते वक्त इतने हस्तक्षेप होते हैं कि वो एक तरह से उसके वाक्य बिखरते रहते हैं। क्या बात है। तो इस नाते से महत्वपूर्ण लगा। और चौथी बात महत्वपूर्ण ये लगी कि उन्होंने कहा कि जो उपन्यास नाम की विधा है वह अभी इतनी नई है कि उससे मनचाहे ढंग से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। यानी उपन्यास के भीतर अपनी बात बहुत अच्छी तरह से स्त्रियां कह सकती हैं। क्या बात है। अच्छा, इसको मैंने महसूस अभी हाल में एक उपन्यास पढ़ते हुए किया। वो लैटिन अमेरिका के अर्जेंटीना के एक लेखक हैं रोडोल्फो वाल्श। उनका उपन्यास मैंने पढ़ा जिसकी विधा उन्होंने बताई है नॉन फिक्शन नॉवेल। वो पत्रकार हैं और एक जैसे हमारे हिंदुस्तान में एनकाउंटर्स होते हैं ना, तो उसी तरह का एक 10-12 व्यक्तियों का एक एनकाउंटर था जिसकी उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की है और उससे उन्होंने कहा है कि ये नॉन फिक्शन नॉवेल है। तो आप उपन्यासों के सिलसिले में आप देखिए तो कहने का मतलब ये है कि वो जो वर्जीनिया वुल्फ हैं उन्होंने इतनी नए किस्म की बातें उसमें कही हैं कि मुझे वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण लगा। और देखिए उन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए कि क्या है कि हमारी भाषा के भीतर कैसे पुरुष लैंगिकता है। उन्होंने कहा खेत जोतते हैं, उसमें बीज बोते हैं, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है भाषा की वो गर्भाधान की प्रक्रिया से, जिसमें पुरुष एक कर्ता के रूप में होता है। हाँ? तो ये उनका कहना था कि जो संपूर्ण भाषा है, और इस मामले में उन्होंने कह लीजिए कि शुरुआती जो अंग्रेजी है उसमें जिस तरह से ग्रामीण पात्र लिखते हैं, तो उसको उन्होंने कहा कि अब ये जो भाषा थी उससे क्रमशः भाषा के स्टैंडर्डाइजेशन के नाम पर, मानकीकरण के नाम पर इसे गंवारी भाषा बताया गया है। तो इस तरह से नाम तो था ही, उनकी भाषा को भी बहिष्कृत किया गया साहित्य से। तो ये सब उसके जो तभी पुरुष के नामों का इस्तेमाल करना पड़ा। जी। तो हम लोग महिला विमर्श पर ही बात हो रही है, तो इसी बहाने और भी मैं चाहती हूँ कि इसी बात को हम लोग बढ़ाएं। अभी जो महिला लेखिकाएं आ रही हैं, और कैसा लगता है आपको कि ये जो नारीवादी विमर्श था, वर्जीनिया वुल्फ ने उस समय पे जो बातें कही, आज वो कितनी रेलिवेंट लगती हैं, और आज की स्त्रियां क्या उस परंपरा को आगे बढ़ा पा रही हैं, संघर्षों की उस? देखिए ऐसा है कि स्त्री उनका जो जमीन थी वो कितनी कठिन थी, और आज कितनी सहूलियतें मिल चुकी हैं आज की लेखिकाओं को। देखिए ऐसा है कि एक तो ये है कि कोई भी जो आगे बढ़ा हुआ कदम होता है जी, उसके पीछे उसके पहले होने वाले संघर्षों की पुख्ता जमीन होती है। तो ये सच बात है कि उन लोगों ने सार्वजनिक चेतना के स्तर पर जो हासिल किया, उसकी पृष्ठभूमि न होती तो ये नए किस्म के लोग भी न आ पाए होते। लेकिन स्त्री विमर्श उसके मुकाबले आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा है, समझदारी के स्तर पर भी। और उसने लगभग, आप कह लीजिए कि आप जानती भी होंगी इस धारणा को कि जो प्रोडक्शन है ना, कह लीजिए अर्थतंत्र का जो निर्माण है, तो उसमें से स्त्री श्रम गिना ही नहीं जाता है। कोई भी जब राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का आंकड़ा बनाया जाता है, जीडीपी बनती है या हाँ, तो आमतौर पर माना जाता है कि घरेलू श्रम नॉन प्रोडक्टिव है। हाँ? तो किसी स्त्री ने कहा कि जिस दिन स्त्रियां अपने श्रम का हिसाब मांगेंगी उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी, है ना। तो ये समझदारी हासिल होना
कि हम इस संपूर्ण अर्थतंत्र में बहुत ही गहरे भागीदार हैं। और आप समझिए कि वो अब कैसे उस बात को मैं कहूं कि जैसे समझ लीजिए कि आपका जो ढांचा है काम का, माने बाहरी श्रम का, उदाहरण के लिए आप भी इस समय जो कर रही हैं, उसके साथ स्त्री के अपने जीवन की चीजों को लेकर के कितने तरह के भेदभाव उपलब्ध हैं। आप किसी भी ऑफिस में जाइए, जहां पर स्त्री, बैंक में जाइए जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों काम करते हैं, आमतौर पर स्त्रियों अगर लेट हुई तो पहली बात यही कही जाती है कि इन लोगों का तो यही हाल है ना। अगर, और इसलिए एक बड़ा महत्वपूर्ण बिहार के केस में हुआ था, महिलाओं को वहां पर 3 दिनों का मासिक अवकाश मिलता है और ये कानूनी तौर पर वहां पर है। और ये बहुत ही शानदार पहल है जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह की चीजों का ध्यान रखा जाए। मातृत्व अवकाश, उदाहरण के लिए आप समझिए कि जैसे जैसे अस्थायीकरण हो रहा है रोजगार का, तो मातृत्व अवकाश न दिए जाने की एक परंपरा कायम हो रही है, क्योंकि ये माना जाता है कि जब ये घर पर हैं तब ये कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहे हैं, है? जबकि वो उनका रिप्रोडक्टिव वर्क और प्रोडक्टिव वर्क साथ में जुड़ा हुआ है ना। बिल्कुल। अब वो जो काम करने वाले पुरुष के लिए भोजन बना करके भेजती हैं, तो असल में तो उस पुरुष के वेतन में उसका भी श्रम का हिसाब शामिल होना चाहिए। बिल्कुल है ना, क्योंकि अगर वो वैसा करके न भेजती तो आपके लिए वह काम नहीं कर पाता। बिल्कुल, मतलब पूंजीवादी तंत्र के लिए मैन पावर वो ही डेवलप करती हैं, है ना। बिल्कुल। और उसी को ये कहा जाता है कि अनप्रोडक्टिव है, और क्या कि जैसा आपने कहा कि रोज रोज की नौटंकी है। तो बहुत गहरी बातें हैं और बहुत आपने इतनी सुंदर किताब को अनुवाद किया है, तो जाहिर सी बात है कि आपके भीतर भी वो संवेदनाएं मौजूद होंगी ही। तो हम लोग थोड़ा सा अनुवाद पर बात करते हैं। तो अनुवाद पर सर, जिस वक्त पे आपने काम किया, बहुत कम शुरुआती दौर था, आज कितनी जरूरत महसूस होती है और कितना हो रहा है अनुवाद बाकी भाषाओं? देखिए, अनुवाद का ये मामला है कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय भाषाओं में, और ये सही बात है कि स्वाधीनता के बाद साहित्य अकादमी की स्थापना हुई, भारतीय भाषाओं में परस्पर अनुवाद हुए। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान, अब जैसे राहुल सांकृत्यायन की कृतियों का लगभग सभी भारतीय भाषाओं में आपको अनुवाद मिलेगा, अंग्रेजी में मिले या न मिले। क्या बात है ना जी। बिल्कुल। तो था ये वातावरण। लेकिन फिर इसके बाद जब साहित्य अकादमी बना तो वो ज्ञान परक लेखन का अनुवाद कम होने लगा, साहित्य का अनुवाद ज्यादा होने लगा। अभी जब आप, जिसको आप कहते हैं वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए आप देखिए, फिर से मैं वही लैटिन अमेरिका की ही बात करूंगा, इससे पहले रूस का उदाहरण सामने है। उन्होंने अनुवाद में इतना इन्वेस्ट किया कि पूरी दुनिया में रूस को अनुवादों के जरिए, तलस्ताय को, बिल्कुल, रादू का प्रकाशन और उनका प्रगति प्रकाशन, बिल्कुल इतना सस्ता तो वो था। वैसे ही आप देखिए लैटिन अमेरिका के लगभग हर एक लेखक, आप तो जानती होंगी कि पाब्लो नेरुदा बिल्कुल भारत में राजदूत थे, बिल्कुल, जबकि वो कवि थे। हैं? चिली को हमने उनके ही थ्रू जाना। यस। तो वो लेकिन भारत में राजदूत भी रहे थे, श्रीलंका में राजदूत रहे। ओह, अच्छा। माने इतने बड़े शासकीय पदों पर कवि, वो भी विद्रोही कवि। हाँ, अर्नेस्टो कार्डिनल, है ना। तो अच्छा, फिर उसके कारण आप समझिए लैटिन अमेरिकी उपन्यासों का, मार्केज का इतना जो दुनिया में प्रचार हुआ। अभी जो जिस उपन्यास का मैं जिक्र कर रहा था, रोडोल्फो वाल्श के, तो उसके लिए अर्जेंटीना की सरकार की ओर से विशेष सहायता मिली। अभी मैं जो आपने कहा प्रथम इंटरनेशनल की कहानी, तो उसके जो लेखक हैं मार्चेलो मुस्तो यॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं कनाडा में। अभी मेरा उनसे एक कह लीजिए कि अनुबंध हुआ है, जिसके तहत उनका कहना है कि आपके अनुवाद का पारिश्रमिक हमारा विश्वविद्यालय देगा। अच्छा। तो वहाँ के विश्वविद्यालय, वहाँ की शैक्षिक संस्थाएं प्रमोट करती हैं अनुवाद को, है ना। हम अगर वैश्वीकरण में शामिल होना चाहते हैं तो हमें भी इसी तरह से करना पड़ेगा। अन्यथा यह हो जाएगा
कि हम अधीनस्थ अवस्था में इसमें प्रवेश करेंगे। बिल्कुल। तो ये है अनुवाद के साथ। जी बिल्कुल। तो बाकी तो अनुवाद हम जानते ही हैं कि जब अनुवाद सब पहुंचेंगे तो तभी हम अपने को साझे रूप से पूरी दुनिया से भी जोड़ पाएंगे, जो संघर्ष हैं दुनियाओं के। तो बुलावा आपका आया हुआ है, बातें तो बहुत सारी करनी है। आप कोई संदेश देना चाहें हमारे तमाम सुधीजनों के लिए, पाठकों के लिए, किस तरह से पढ़ें, क्या पढ़ें और कैसे चयन करें अच्छी किताबों का? देखिए, एक बात तो ये है कि पढ़ना सबसे जरूरी चीज है, लेकिन यह भी ध्यान में रखना होगा कि पढ़ने के चलते आप यह न समझने लगें कि जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी है। क्या बात है। यह भी, जैसे गांधी जी ने कहा ना कि मैंने अंग्रेजी पढ़ी तो मैं जान सका कि अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। क्या बात है। उसी तरह से अगर आप पढ़ें तो उसे पे बैक टू सोसाइटी के लिए पढ़ें। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त कीमती हमारे श्रोताओं के साथ बांटा। हम उम्मीद करेंगे कि दिल्ली से भी आप गाहे बगाहे कभी, रिकॉर्डिंग आजकल सब उपलब्ध है मोबाइल पर, कभी हमारे श्रोताओं के लिए कुछ अच्छी चीजें आप भेजेंगे वहां से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो इसी के साथ गोपाल प्रधान जी के साथ में अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।